बड़ी भाभी, ये देखो, ये लहंगा चोली और ये इसके साथ की मैचिंग चूड़ियां, ये ठीक लगेगा ना? ये तो तुम पर बहुत सुंदर लगेगा नैना। और ये देखो, ये मम्मी ने मुझे साड़ी भिजवाई है। उन्हें पता था कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। ये साड़ी पूरे 1 लाख की है। अरे भाई, पैसे वाली ससुराल और पैसे वाला मायका। अब मेरी बहू तो लाखों में एक लगनी चाहिए ना। और फिर बड़ी बहू, तुम पर तो कोई भी रंग खिलेगा, क्योंकि तुम देखने में कितनी गोरी और सुंदर हो। और गोरे रंग पर तो कोई भी रंग खिल जाता है। लड़के वाले भी देखते रह जाएंगे कि नैना की बड़ी भाभी कितनी सुंदर है। पर छोटी माँ जी, किचन का सारा काम हो गया है, मैं तैयार होने जाऊं? अभी बाद में तैयार होने जाना। वैसे भी तुम्हारी इस काली शक्ल पर मेकअप तुम्हारी सूरत नहीं बदल देगा। पहले बाहर के ड्राइंग रूम की सफाई कर लो, उसके बाद सोफे पर नए कवर बिछा दो। वो महंगे वाली मेरी अलमारी में रखे हैं। मेघा, वो शीशे की अलमारी में मेरे मायके का महंगे वाला कप सेट रखा है, वो भी निकाल लो। मेघा का रंग काला था। वो एक साधारण परिवार से आई थी, जबकि ममता बहुत अमीर खानदान की लड़की थी और साथ ही साथ अब वो अमीर खानदान की बहू भी बन गई थी। ममता देखने में सुंदर भी थी, इसलिए सब उसी की वाहवाही करते थे। मेघा इस बात को लेकर हमेशा उदास रहती थी, पर वो कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप सारे काम करती रहती थी। मेघा अलमारी में से कप का सेट निकाल रही थी, तभी ममता का बेटा भानु बॉल से खेलता हुआ ड्राइंग रूम में आ जाता है और भागता हुआ मेघा से टकरा जाता है। मेघा के हाथ से एक कप छूटकर नीचे गिर जाता है। इस बात को लेकर ममता शोर मचा देती है। सत्यानाश मम्मी जी, देखो 20,000 का इतना महंगा सेट तोड़ दिया। मैंने ये कप सेट नैना के लिए संभाल कर रखा था, अब क्या करेंगे? पता नहीं, मुझे तो अब इससे नफरत होने लगी है। जैसी शक्ल वैसी अकल। अब तेरा बाप ला कर देगा इतना महंगा सेट। लड़के वाले आने ही वाले होंगे। एक काम करो ममता बहू, तुम बाजार जाकर जल्दी से एक नया कप सेट ले आओ। चलो, मैं तुम्हें तिजोरी में से पैसे दे देती हूँ। मेघा की आंखों में आंसू छलक आते हैं। उस समय वो चुप हो जाती है। शाम को लड़के वाले नैना को देखकर चले जाते हैं। उस बीच मेघा को लड़के वालों के सामने आने तक नहीं दिया जाता। इस वजह से मेघा लड़के को देख ही नहीं पाती है। ममता बहू, राजेश बेटा, शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला है। अनिल को भी बोल देना किसी भी काम से शहर से बाहर ना जाए, यहाँ बहुत काम है। माँ चिंता मत करो, नैना की शादी के सारे इंतजाम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। मम्मी जी, ये देखो, मैंने नैना और पीयूष की थोड़ी फोटोज खींची थी, कैसी लग रही है? भाभी, मुझे भी दिखाना दामाद जी की फोटो। फोटो वगैरह बाद में देखना, पहले हम सबके लिए चाय बना कर लाओ, बहुत थकावट हो रही है। मेघा की तो उस घर में कोई वैल्यू ही नहीं थी, सब उसे एक नौकरानी की तरह ही समझते थे। मेघा रसोई में चाय बनाने चली जाती है। हालांकि उस घर में बहुत नौकर नौकरानी थे, पर फिर भी मेघा को रसोई में लगना पड़ता था। तभी अनिल भी आ जाता है। अनिल मेघा के साथ होते उस बर्ताव को अक्सर देखता था, पर आज उसे सहन नहीं हुआ और वो गुस्से में रसोई में गया। मेघा, तुम मुझे हमेशा मना कर देती हो, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगा। बस नैना की शादी हो जाए, हम लोग अलग मकान ले लेंगे। मेरी डीलर से बात हो गई है, हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। मुझे पैसों की क्या कमी है? मैं खुद कमाता हूँ, तुम्हें खुश रख सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग चले गए तो मम्मी जी का दिल दुखेगा। मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे ये कहें कि एक बहू ने एक बेटे को माँ से अलग कर दिया। मैं ये ताने नहीं सुन सकती। पहले ही अपने काले रंग को लेकर मैं बहुत ताने सुनती हूँ, अब ये बुराई नहीं लेना चाहती। और मुझे बुरा नहीं लगता, ये सब मेरे अपने ही तो है। और फिर मम्मी जी की खुशी तो आप सबके एक साथ रहने में ही है। मैं मम्मी जी को दुख नहीं देना चाहती। आपने ये अलग होने की बात आज कह दी, पर आगे कभी मत कहना। मेघा की सारी बातें उसकी सास रसोई से बाहर खड़ी सुन रही थी। मेघा की सास की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो कुछ बोलने वाली थी कि अचानक नैना के चिल्लाने की आवाज आई। नैना सीढ़ियों से गिर गई। सब दौड़ते हुए नैना के पास गए। नैना की कमर में चोट आई थी। मम्मी, मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी। राजेश, अनिल, जल्दी से नैना को डॉक्टर के पास ले चलो। बेटा घबरा मत, हम तुझे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सब लोग नैना को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। नैना की रीढ़ की हड्डी का मांस फट गया था, जिस कारण उसे उठने में बहुत परेशानी हो रही थी। शादी सिर पर थी और डॉक्टर ने नैना को कम से कम 20 दिन का रेस्ट बोल दिया था। देखिए, नैना को आराम की बहुत जरूरत है। अभी इन्हें कम से कम 15 से 20 दिन बेड से बिल्कुल नहीं उठना। 1 महीने के बाद शादी का मुहूर्त है, मेरी बच्ची ठीक कैसे होगी? मम्मी जी, मुझे तो लगता है नैना की शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने 20 दिन बोला है ना, शादी को तो 1 महीना बाकी है। देखना, 1 महीने से पहले ही नैना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं नैना की देखभाल करूंगी।
मेघा की बातें तो पहले ही उसकी सास घर पर सुन चुकी थी, पर अचानक इस हादसे के बाद नैना के प्रति मेघा के प्यार को देखकर उसकी सास मन ही मन बहुत शर्मिंदा होती है। मेघा अपने प्यार और पूरे सेवा भाव से नैना की बहुत देखभाल करती है और शादी से 12 दिन पहले ही नैना बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस बीच ममता ने नैना की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मेघा की सास को समझ आ चुका था कि मेघा बहुत अच्छी और संस्कारी बहू है। मेघा बहू, मैं गलत थी, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। नैना, तुम्हें पता है मेघा हम सबसे कितना प्यार करती है। मम्मी, आप ठीक कह रहे हो। आज मैं शादी से थोड़े दिन पहले इसी वजह से ठीक हुई क्योंकि मेघा भाभी ने मुझ में बहुत आत्मविश्वास जगाया था। वो हमेशा इसी कोशिश में रहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो सकूं, और देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। थैंक यू मेघा भाभी। सॉरी मम्मी जी, पर आप चिंता मत करो, मैं मेघा के साथ मिलकर नैना की शादी की सारी तैयारियां करूंगी। क्यों मेघा, हम कर लेंगे ना? हाँ भाभी, बिल्कुल करेंगे। सब मिलकर नैना की शादी की ढेर सारी तैयारियां करते हैं। धूमधाम से नैना की शादी होती है। मेघा की सास बारात के स्वागत के लिए मेघा को ममता के साथ खड़ा करती है और बारातियों को मेघा का परिचय देती है कि मेघा उनकी छोटी बहू है। अनिल खुश था कि आज उसकी वाइफ मेघा को सम्मान दिया गया था। नैना को धूमधाम से विदा किया जाता है। उस दिन से मेघा को अपने परिवार में खूब सम्मान और प्यार मिलने लगता है। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। लो उठ गए लॉर्ड साहब, वक्त देखा है आपने? सुबह के 10 बज चुके हैं और ये महाशय अब अपने कमरे से बाहर निकल रहे हैं। सॉरी पापा, वो रात में नींद जरा देर से आई मुझे। अच्छा, तो जरा हमें भी तो पता चले कि बरखुरदार ऐसे कौन से असाइनमेंट में बिजी थे। क्या आप भी सुबह सुबह मेरे बेटे के पीछे पड़ गए? अगर मैं इसके पीछे नहीं पड़ा ना तो ये दुनिया में सबसे पीछे रह जाएगा। अरे इसकी उम्र में मैं कितनी मेहनत करता था पता भी है। ओहो, अब छोड़िए ना ये सब, चलिए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। बात को टालो मत सरिता, इसकी उम्र के सैकड़ों नौजवान मेरी फैक्ट्री के बाहर अपना बायोडेटा लेकर खड़े रहते हैं कि एक छोटी सी नौकरी मिल जाए वहां, और एक ये है, शुक्र मनाओ बेटा कि तुम ओम प्रकाश खुराना के बेटे हो, वरना। बस बहुत हो गया जी, रोज रोज ये सब ठीक नहीं लगता। मैं समझाऊंगी उसे। अब बात खत्म कीजिए और नाश्ता कर लीजिए। दरअसल ओम प्रकाश खुराना की गिनती शहर के नामी और रईस लोगों में होती थी। खुराना एंड सन्स के इकलौते मालिक ओम प्रकाश खुराना को जितना अपने पैसों और अपने रुतबे का घमंड था, उनका बेटा शेखर उतना ही सादा और सरल था। साथ ही उसे अपने पिता के बिजनेस में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो तो लिटरेचर पढ़कर एक राइटर बनना चाहता था। ओम प्रकाश के जाते ही शेखर की माँ ने उससे कहा, देख बेटा, तू पापा की बातों को दिल से ना लगाना, वो तेरे भले के लिए कहते हैं। अब अगर तू उनके साथ फैक्ट्री जाएगा, काम वाम सीखेगा, तभी तो हमारी फैक्ट्री और बड़ी होगी, और फिर मैं तेरी शादी शहर के सबसे अमीर खानदान की बेटी से करूंगी। बस फिर उसके बाद ना तुझे मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही मुझे, समझा? मॉम, आप भी कमाल हो, आप तो मेरी शादी में भी बिजनेस और पैसा ढूंढने लगी। हाँ तो खुराना परिवार के इकलौते बेटे की शादी ऐसे ही किसी से भी थोड़ी ही हो जाएगी। शेखर अपनी माँ की बात सुनकर हंसा और फिर घर से बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो शेखर? कुछ नहीं माँ, दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, फिर वहां से लाइब्रेरी जाऊंगा। शेखर अपने दोस्त सूरज से मिलने जा रहा था, जो कॉलेज में उसका क्लासमेट था। दोनों उस दिन एक रेस्टोरेंट में मिले। तभी शेखर की नजर बगल वाली टेबल पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की बला की खूबसूरत थी और शेखर चाहकर भी उस लड़की के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। सूरज शेखर से लगातार बातें कर रहा था, मगर शेखर बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था। और ठीक उसी वक्त, मिस मानसी, आपका ऑर्डर रेडी है। ओके थैंक्स। शेखर को अब उस लड़की का नाम भी पता चल चुका था। मानसी था, जिसे पहली ही नजर में शेखर अपना दिल दे बैठा था। ओ हेलो, कहाँ खो गया भाई? मिल गई भाई, तेरी भाभी मिल गई मुझे। अबे कौन, कहाँ? वो देख, वही बनेगी मेरी दुल्हन, मानसी। शेखर भी दिखने में कुछ कम नहीं था। उसने मानसी से हल्का इंट्रोडक्शन लिया और फिर दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो गए थे। अब तो मुलाकातों का दौर चल पड़ा। ऐसे ही एक दिन जब एक पार्क में मानसी और शेखर साथ में घूम रहे थे, तब शेखर ने मानसी से पूछा, मानसी, तुमने कभी अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताया? वो इसलिए बिकॉज आई एम अलोन। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है शेखर। अरे ऐसा फिर कभी मत बोलना, मैं और मेरा परिवार है ना। शेखर के ऐसा कहने के बाद मानसी उसके साथ भविष्य के सुहाने सपने बुनने लगी।
मानसी ये तो जानती थी कि शेखर किसी अमीर घर से है, मगर वो शहर के नामी खुराना परिवार से है, ये बात मानसी को पता नहीं थी। लेकिन जब पहली बार शेखर मानसी को अपने घर लेकर गया, तब मानसी शेखर के घर की शानो शौकत देखकर हैरान रह गई। हाँ तो मानसी, तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं? मम्मी मानसी के मॉम डैड नहीं है। अच्छा, तो बेटा कॉलेज की फीस और बाकी खर्चे वगैरह कैसे मैनेज करती हो? वो आंटी, मेरे डैड काफी बड़ा बिजनेस खड़ा करके गए मेरे लिए, जिसे फिलहाल मेरे एक रिश्तेदार संभाल रहे हैं। असम में चाय के कई बागान हैं हमारे, अब फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, मैं शेखर के पापा से बात करूंगी तुम दोनों को लेकर। ये जानकर कि मानसी अनाथ होते हुए भी काफी अमीर है, सरिता फौरन उसके और शेखर के रिश्ते के लिए मान गई। उसने शेखर के पिता को भी मना लिया। कुछ ही महीनों के अंदर शेखर और मानसी की शादी हो गई। और फिर अच्छा ये बताओ डार्लिंग, हनीमून के लिए कहाँ चलना है? अब एक काम करते हैं, असम चलते हैं। इसी बहाने तुम्हारे चाय के बागान भी देख लेंगे, और तुम बिजनेस कैसा चल रहा है ये भी देख लेना। नहीं, वहां तो मैं बचपन से ही रही हूं, कहीं और चलते हैं ना। शादी के बाद मानसी ने अपने ससुर ओम प्रकाश खुराना की फैक्ट्री का सारा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से संभाल लिया, जो शेखर कभी नहीं कर पाया था। पढ़ने लिखने में होशियार मानसी ने सब कुछ जल्दी सीख लिया। मानसी की मेहनत से उसके ससुर ओम प्रकाश बहुत खुश थे। दूसरी तरफ मानसी ने अपनी सास को खुश करने के लिए सारे पैतरे आजमाने शुरू कर दिए थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक, शेखर, मानसी, जल्दी आओ, देखो इन्हें क्या हो गया। शेखर और मानसी भागकर सरिता के कमरे में पहुंचे। मानसी को देखते ही अंदाजा हो गया कि उसके ससुर ओम प्रकाश को पैरालिसिस अटैक पड़ा है। शेखर ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और वो तीनों उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। ओम प्रकाश अब डॉक्टरों की निगरानी में थे और उनका लंबा इलाज चलने वाला था। फैमिली बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी अब मानसी पर आ गई थी। इसी बीच मानसी को पता चला कि उसके ससुर ने एक काफी बड़ा बिजनेस लोन लिया हुआ था, जिसकी किश्तें वो लंबे वक्त से भर नहीं पा रहे थे और लोन कंपनी की तरफ से लगातार नोटिस आ रहे थे। फैक्ट्री नीलाम होने की कगार पर थी। सरिता और शेखर को जब ये बात पता चली तो उनकी हालत भी खराब हो गई। सरिता लगातार मानसी से उसके मायके के बिजनेस को उसके ससुराल के बिजनेस में शामिल करने को कहती रही, लेकिन मानसी हर बार बात को टालती रही। फिर एक दिन जब मानसी सुबह सुबह अकेली कहीं जाने के लिए निकली तो सरिता ने उसका पीछा किया, और फिर कुछ दूर जाकर जब मानसी अपनी गाड़ी से उतरकर झुग्गी बस्ती में बने एक टूटे फूटे मकान के अंदर चली गई तो सरिता हैरान रह गई। वो उस मकान की खिड़की के पास जाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश करने लगी और फिर, माँ, पिताजी देखिए मैं आ गई। अरे मानसी बिटिया, कैसी हो? दामाद जी नहीं आए? नहीं माँ, मैंने अपने ससुराल में भी कुछ बताया नहीं है कि हम यहाँ रहते हैं, पर धीरे धीरे मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर एक दिन मैं आपको अपने पूरे परिवार से मिलवाऊंगी, ये वादा है मेरा। दरअसल मानसी के माता पिता ने ना तो उसके लिए चाय के बागान छोड़े थे और ना ही उनकी मौत हुई थी। मानसी एक गरीब घर से थी और शेखर से बेनतहा प्यार करने लगी थी। उसे खो देने के डर से उसने अपने बारे में इतना बड़ा झूठ बोला। मानसी की सच्चाई जानकर सरिता का पारा बहुत गर्म था, लेकिन वो वहां से बिना कुछ कहे वापस अपने घर चली गई और मानसी भी कुछ देर बाद फैक्ट्री चली आई। फैक्ट्री में उस दिन बहुत चहल पहल थी। शाम को मानसी का मूड बहुत अच्छा था। जब वो घर पहुंची तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था, लेकिन दरवाजे से अंदर घुसते ही, वहीं रुक जा, मेरे घर की चौखट पार करने की तेरी औकात नहीं है, धोखेबाज। तुमने मुझसे भी झूठ बोला मानसी, क्यों? मानसी को समझने में देर नहीं लगी कि उसका सच अब किसी से छिपा नहीं था और घबराहट में उसके हाथ का मिठाई का डिब्बा नीचे जमीन पर गिर गया। ये मिठाई हमारी बर्बादी की खुशी में लाई है ना तूने ही बर्बाद किया है हमें। मानसी कोई सफाई दे पाती उससे पहले ही सरिता ने एक सूटकेस मानसी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये पकड़ और निकल जा यहाँ से, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। डिवोर्स के कागज तेरी उस झोपड़ी में पहुंच जाएंगे, समझी? और हाँ, धोखा देकर जो मेरे बेटे की जिंदगी तूने बर्बाद की है ना, उसका हिसाब पुलिस आकर लेगी तुझसे और तेरे उन मक्कार फटीचर माँ बाप से भी। मानसी बहुत भारी मन से अपना सामान लेकर वहां से चली गई। सरिता और ओम प्रकाश भड़के हुए थे और शेखर बहुत दुखी था। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस लोन कंपनी से ओम प्रकाश ने लोन लिया हुआ था, उससे जुड़ा एक आदमी ओम प्रकाश के घर पहुंचा और फिर, मिस्टर खुराना, ये रही आपके लोन की एनओसी है। पर ये कैसे? अरे मानसी मैडम ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? उन्होंने शहर के बिजनेस टाइकून वडानी ग्रुप से एक बहुत बड़ी डील साइन की है। उस डील का एडवांस पेमेंट सीधे हमें ट्रांसफर किया गया है। तो नाउ यू कैन रिलैक्स।
अब आप पर हमारा कोई अमाउंट पेंडिंग नहीं है। ओम प्रकाश खुराना खुश भी थे और हैरान भी। तभी उनका फोन बजा। फोन उनकी फैक्ट्री के मैनेजर का था। गुड मॉर्निंग सर, वो मानसी मैडम से बात करनी थी। उनका फोन स्विच ऑफ है और वो अभी तक ऑफिस भी नहीं आई। मुझे बताओ क्या बात है। सर, वडानी ग्रुप के 2 कंसाइनमेंट हमने पहले पहुंचा दिए हैं। वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से बहुत खुश हैं और उनकी तरफ से नए ऑर्डर भी मिल गए हैं। ये सब मानसी मैडम की मेहनत है सर, वरना हम सब तो हिम्मत ही हार बैठे थे। फोन रखते ही ओम प्रकाश की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने सब कुछ शेखर और सरिता को बताया। ये सच था कि मानसी ने खुद के बारे में झूठ बोलकर गलती की थी, लेकिन उसकी मंशा कभी गलत नहीं थी। ये अब जाकर शेखर और उसके परिवार को समझ आया था। अब सब कुछ फिर से ठीक होने वाला था, क्योंकि शेखर और उसका परिवार सब कुछ भुलाकर एक बार फिर अपनी बहू को पूरे सम्मान के साथ उसके घर वापस लाने के लिए निकल पड़ा था।